स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। जैसा कि दोस्तों ये टेस्ट जो पीडीएफ था क्वेश्चन वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे सेंड कर दिया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये टेस्ट बना लिया होगा। अब समय आ गया है कि इसका आप लोग आंसर मिला लें, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आंसर मिला लें और जो पीडीएफ को सॉल्व नहीं किए थे क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, वो इस वीडियो से सारे 1 से लेके 50 क्वेश्चन था इसमें, वो आप लोग इसका क्वेश्चन और आंसर साथ में देखते जाएं, ठीक है। और जो बना लिए हैं वो तो मिला ले, और जो अभी पहली बार देख रहे हैं ये केवल वीडियो देख रहे हैं, पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए होंगे तो उन्हें पीडीएफ नहीं मिला होगा, तो वो इस वीडियो के माध्यम से भी देख करके आप सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था, ठीक है। कुछ इजी प्रकृति के थे और कुछ थे जो अच्छे क्वेश्चन थे और आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए इसे मैं सबसे पहले जूम कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किस किसको पुरोहित माना जाता था, ठीक है। तो किस देवता को पुरोहित माना जाता था, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, बुराबदूर स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जावा में। तीसरा क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राबिया उद दौरानी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा गया है। चौथे नंबर क्वेश्चन में ये, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान, यहां पे देखिएगा नहीं दिया है बोल रहा है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसने शुरू किया था, इसने तो योगदान दिया ही, उसके बाद फिर इल्तुतमिश ने योगदान दिया और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक है तो इसने योगदान दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कोई भी योगदान नहीं दिया था, तो यही हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर में आइए, बोरा की अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मराठा प्रशासन में। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप लोग नहीं जानते हैं इसका आंसर तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लें, ठीक है। गलत सलत आंसर इसमें मत मारिएगा कंफ्यूजन में, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजुल माली ने। और ये चीज इसमें याद कर लीजिएगा कि अकबर के शासनकाल में ये लिखा गया, अनुवाद किया गया था। और हितोपदेश का फारसी में किस बुक के नाम दिया गया था, मतलब किस बुक के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था, तो इसका नाम था मफरी उल कुलूब, ठीक है, मफरी उल कुलूब, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। 7वां नंबर में आइए, बुरा निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट बोल रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फिरोजपुर। उसके बाद बोल रहा है उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट आइए 10 नंबर क्वेश्चन में, 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद घाट अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो ये जस्ता जिंक में हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, बोल रहा है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 13 नंबर में ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो देखिए विपणन संस्थान पूछेगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर में। 14 नंबर में ये, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को को। 15 नंबर में ये, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा को। 16 नंबर में ये, हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जल प्रबंधन से।
17 नंबर में ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। तो ये कहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद में नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय नहीं है, बाकी सभी में यहाँ पे तीनों में है। 18 नंबर में ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। तो कहाँ पे है ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए 19 नंबर राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी करनाल हरियाणा में। 20 नंबर में आइए जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार के। 21 नंबर में आइए गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सर। 22 नंबर में आइए बिहार में बाईं ओर यानी कि उत्तर ओर से गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा नदी। 23 नंबर में आइए किस नदी को पहाड़ी क्षेत्रों में कर्णाली नदी कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू नदी को। ठीक है, सरयू नदी को पहाड़ी क्षेत्रों में कर्णाली नदी भी कहते हैं। 24 में आइए बोला किस नदी का प्रवाह उत्तरी बिहार में सबसे तीव्र है। उत्तरी बिहार में सबसे तीव्र है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक की प्रवाह जो है उत्तरी बिहार में सबसे तेज है। 25 में ये निम्न में से किस नदी को सप्त कौशिकी भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी। देखिए कोसी, तो यहां से कोसी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा आपको। 26 नंबर में ये सर्वाधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन बी बिहार, दरभंगा क्षेत्र ज्यादा करता है। 27 नंबर में ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय RAU कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए समस्तीपुर में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ये याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 29 नंबर किस वर्ष बिहार को अंधेरा मुक्त राज्य घोषित किया गया। यानी कि इस समय सब बिहार में बिजली की पहुंच हो चुकी थी सभी जगह। तो यहाँ पे डी 2018 में बिहार को अंधेरा मुक्त राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में बिहार बिजली उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है। तो किसका योगदान है बिहार में बिजली उत्पादन की में। तो कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्रों का सर्वाधिक योगदान है बिहार में बिजली के लिए। 31 में ये वर्तमान बिहार में स्वतंत्रता के बाद पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा था। तो ये याद रखिएगा, ये सब अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी विद्युत केंद्र। उसके बाद आइए यहाँ पे 32 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नबीनगर संयंत्र परियोजना कहाँ स्थित है। तो नबीनगर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी औरंगाबाद जिला। 33 नंबर में आइए बेलसार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अरवल में। और 34 नंबर आइए कटैया जल विद्युत गृह किसका उपनाम है। तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी जल विद्युत केंद्र का कटैया जल विद्युत गृह नाम है। 35 में ये वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा एक नहीं है। तो कौन सा एक नहीं है। तो नाथनगर जो है वो वैशाली में पर्यटन स्थल नहीं है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 में बोला कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गया में, गया के बोध गया में। 37 नंबर में आइए गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फल्गु नदी के किनारे। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया में, जो कि गया जिला में है। 39 नंबर है निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद के काल में। 40 नंबर आइए मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ पे बिंदुसार पूछा जा रहा है, ना कि बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार पूछेगा तो हर्यक वंश का था, और यहाँ पे मौर्य सम्राट है तो बिंदुसार पूछ रहा है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा
अजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। 41 नंबर में आइए। 41 में बोल रहा है कि बिहार में कितने क्षेत्रफल ईख की खेती होती है। ठीक है, तो 41 का यहाँ पे नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग 3 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में बिहार में ईख की खेती की जाती है। 42 नंबर में ये बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो कृषि का स्वरूप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवनदायी स्वरूप है। 43 नंबर बोल रहा है आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा और पटना जिले में सर्वाधिक उत्पादन आलू का होता है। 44 नंबर में आइए। 44 में बोल रहा है बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो हम लोग मड़ुआ का लड्डू वगैरह खाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, दरभंगा। 45 नंबर में आइए। बोरा गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, FC सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी की घोषणा अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो FC सलाई याद रखिएगा कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो FC सलाई। चलिए नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 45 हो गया आपका। ठीक है, अब आइए 46 नंबर में। तो 46 में बोल रहा है कि 1928 में पटना साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण सिंह ने पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 में बोल रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। उसी तरह 48 में ये बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, तो यानी कि 1920, 21, 22 इसी रेंज में होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। देखिए यहाँ पे डेट वाइज दे दिया है। ठीक है, ईयर वाइज देता तो ठीक है, कुछ मार देते, लेकिन यहाँ पे डेट वाइज दिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 22-23 दिसंबर 1921। ठीक है, नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, मुगल स्थापत्य कला का पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना स्थित संगी मस्जिद जो है वो मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग गलत करते हैं। 50 में पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। क्वेश्चन याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। ठीक है, तो इसका हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका ऑप्शन आ चुका है। पहला है राजा सिताब राय, दूसरा है सुजलाम खां, तीसरा है अली गौहर, चौथा है राजा राम नारायण। तो बहुत सारे लोग राजा सिताब राय मार देते हैं पहला में। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम नारायण जो थे वो पहले जो थे वो बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। इन्हीं को बनाया गया था, राजा राम नारायण को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह धीरे धीरे करके मैं BPSC और 67 BPSC और CDPO के लिए सामान्य रूप से आप लोग का धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और हमारे चैनल पे बहुत स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अपलोड किया गया है CDPO और 67 BPSC के लिए, तो वो लोग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो सेक्शन में जा करके पूरा चेक कर सकते हैं आप हमारे ये चैनल और लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है confusion 9.2.11 के नाम से, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।
स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन, और जो बीपीएससी जो बिहार दरोगा का मेंस होगा एग्ज़ाम, उसके भी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों छात्रों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी और बिहार दरोगा जो मेंस है उसके भी एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्नों का संकलन किया गया है ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न इसमें पूरा संकलन किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे, ठीक है। यानी कि पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स थे। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब जो है वो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 22 भाग हैं और लगभग 425 के आसपास अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता हो, यानी कि जो टैक्स लगाता हो, विधायिका में नहीं रखी जा सकती। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 के तहत। और 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 वाला याद रखिएगा। यहाँ पे जो है, जो हम लोग बजट जो पेश किया जाता है, तो संविधान में याद रखिए बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। उसके जगह पे, बजट शब्द के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, जो कि आर्टिकल 112 में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमिलित हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, ये तो गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। दूसरा है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 332, ये गलत है। संघीय लोक सेवा आयोग जो है वो आर्टिकल 315 में है और अखिल भारतीय सेवा आयोग है वो आर्टिकल 312 में है। तो यहाँ पे ये तो गलत दिया होगा। महाधिवक्ता का जो है अनुच्छेद 165, ये सही है। यानी कि बी और डी हमारा जो है इस ऑप्शन में सही है, बाकी सभी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पे सही है। तो कौन कौन सही है? तो एक बी सही है और एक डी सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें है कि अनुच्छेद 40 ग्राम, यहाँ पे अनुच्छेद 39A, ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म, ये समान नागरिकता संहिता है, तो ये भी सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 44 भी सही है, सी भी सही है। अब आइए अनुच्छेद 48, ये जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यहाँ पे यही जो है ये यहाँ पे गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, एक बार फिर से आप लोग चौथा नंबर देख लें। अनुच्छेद 39A विधिक क्या कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि हमारा ये सही आर्टिकल। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, देखिए आर्टिकल 40 बोल रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 बोल रहा है समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। सिविल यूनिफॉर्म कोड, सिविल यूनिफॉर्म कोड। अनुच्छेद 48 में आइए, ये बोल रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, जो कि गलत है। देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथककरण है, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 50 में ये कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 50 में है ये। और अनुच्छेद 48 में जो है वो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर इसको संगठित करना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में।
5वां नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 के द्वारा। और संसद की संयुक्त बैठक का जो बुला सकता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वही करेगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। देखिए अनुच्छेद 315 और 312 में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, और अनुच्छेद 312 में जो है इसमें कहा गया है अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर। चलिए ये क्वेश्चन आपको हम छोड़ के दे रहे हैं, आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए, 100% आपका सही होना चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? देखिए इस क्वेश्चन को देने का मकसद यही है कि ये जब भी क्वेश्चन आया है तो करीब करीब 95% लोग इसका गलत आंसर दिए हैं। 95% लोग इसका गलत आंसर हर बार देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ये आर्टिकल जो है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण ये गलत दे रहा है। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग देखिए नॉर्मल जो है 95% लोग इसका आंसर देते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 का ए, जो कि गलत है। आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, ये दोनों आप लोग को याद करना है कि क्या इसमें बेसिक डिफरेंस है, तब आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी एकदम 100% सही है, 51 ए। एक्चुअली में इसका जो एक्यूरेट होगा 51 ए का जी में, ठीक है, तो 51 ए का जी में ये होगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, दोनों का हम बता देते हैं, आज के बाद आप लोग इसको गलती नहीं करेंगे। देखिए 48 ए जो बोल रहा है, 48 ए में बोल रहा है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये राज्य पे ये डाला गया है, ठीक है, 48 ए में। और 51 ए में ये प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य ये डाल दिया गया है, प्रत्येक नागरिकों पर ये कर्तव्य डाला गया है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करेगा। तो ये दोनों को पहचानने का एक ही तरीका है कि कहाँ 51 ए होगा, कहाँ 48 ए होगा। अगर प्रत्येक नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो 51 ए हो जाएगा। और अगर बोलेगा कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और जो वन्य जीव है उसका संरक्षण करे, तो वो हो जाएगा 48 ए में। ये दोनों आप लोग अब डिफ्रेंशिएट हो गया होगा, अब आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक नागरिक है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का ए। चलिए 9 नंबर में आइए। 9 नंबर बोल रहा है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368। तो पहला का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब वित्तीय आपात का किस में वर्णन है? तो वित्तीय आपात का जो वर्णन है वो आर्टिकल 360 में है, यानी कि इसका जो हो जाएगा 3, बी का 3। और याद रखिए भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट है ये भारत का महान न्यायवादी। तो भारत का महान न्यायवादी इसका वर्णन है आर्टिकल 76 में, तो इसका 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया अखिल भारतीय सेवाएं, अभी मैंने बताया अखिल भारतीय सेवाएं रहेगा तो आर्टिकल 312 हो जाएगा, और लोक सेवा रहेगा तो आर्टिकल 315 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2, यानी 4 3 1 2। तो देख लीजिए 4 3 1 2 किस में है? तो ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में।
10वां में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो इसका जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है ये 11 नंबर में बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 51। अब इसमें आप लोग 51 ए मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 51 जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में 12 में बोला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, अब यहां पे 5 कथन दिया गया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो पहला ये किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगा, ये गलत है, अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन नहीं किया गया है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा, तो ये सही है, आर्टिकल अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा कथन में आइए किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, तो ये भी एकदम सही है, अनुच्छेद 3 में इसका भी वर्णन किया गया है कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा। नेक्स्ट आइए 4 कथन में किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये यहाँ पे गलत है। 5वां में आइए किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकेगी, तो ये भी सही है, अनुच्छेद 3 में इसका भी वर्णन किया गया है कि संसद जो है विधि के द्वारा किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकेगी। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा कथन हमारा सही हो गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5, 2 3 5। तो ऑप्शन में देख ले 2 3 5, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक 2 3 और 5। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में 13 नंबर बोला कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन का प्रावधान है, यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का स्थापना या उसको भंग करने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 169। इसको हमेशा याद करके आप लोग नोट कर ले। विधान परिषद मतलब राज्य का जो ऊपरी सदन होता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, और इसी को कंबाइंड रूप में बोलते हैं हम लोग विधान मंडल। तो याद रखिएगा राज्य का जो विधान मंडल होता है 2 पार्ट में हो जाता है, किसी किसी राज्य में है, जैसे 6 राज्यों में है वो द्वि सदन है, उसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद जो होता है वो ऊपरी सदन होता है, जैसे राज्यसभा होता है केंद्र में, वैसे ही राज्य में विधान परिषद होता है। तो ध्यान में आ गया, तो इसका जो स्थापना या उत्साधन यानी खत्म, इसको भंग किया जा सकता है, ऑप्शन बी आर्टिकल 169 के तहत। चलिए नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। तो 14 नंबर यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 350 ए में क्या कहा गया है इसमें से। तो ऑप्शन में से यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 350 ए कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का इसमें उपबंध किया गया है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 15 नंबर में, हाँ 15 नंबर है कि यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए विधि के समक्ष समता, तो ये आर्टिकल 14 हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 14, तो ए का 3 हो जाएगा। अब आइए कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 4। अब आइए कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, तो सी का यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 42, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 1। उसके बाद आइए बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो डी का इसका तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 45, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मिला लीजिए, ए बी सी डी का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। तो देख लेते हैं 3 4 1 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 नंबर है यहाँ पे, निम्न में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी मैंने बताया वित्तीय आपातकाल का उपयोग नहीं किया गया है, जो कि अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में बोल रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से सोच लीजिए कि क्या आप इसका आंसर देते अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो याद रखिए संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका केवल पूरे संविधान में एक जगह ही वर्णन किया गया है, केवल एक बार ही इसका वर्णन किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का, जो कि इसका शब्द का जो वर्णन किया गया है वो केवल और केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल कौन सा था? तो 352 में केवल और केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 352 हो जाता। चलिए नेक्स्ट है ये 18 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 18 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं, गलत कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। तो बहुत लोग क्या होता है कि शब्द का जो चयन करते हैं वो गलत होता है, तो आप लोग राजभाषा बोलिएगा ना कि राष्ट्रभाषा बोलिएगा। हिंदी को जो है अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, इसे अभी राजभाषा घोषित किया गया है, यानी कि राजकीय भाषा घोषित किया गया है। याद रखिएगा ये अनुच्छेद 343 में है इसका, और इसका बकायदा संसद में भी इसका कह दिया गया है कि हिंदी फिलहाल अभी राष्ट्रभाषा इसका अभी नहीं डिसाइड किया गया है। चलिए फिर से यहाँ पे सुमिलित करना है अनुच्छेद है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो 19 में यहाँ आइए अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद जो 54 है वो किससे संबंधित है? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे। तो अनुच्छेद 54 जो है यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही संबंधित है, तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद आइए अनुच्छेद 75, इसमें है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से यह संबंधित है, तो बी का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये सी का 3 हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन डी में अनुच्छेद 164, ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, तो डी का 4 हो जाएगा। और इसमें जितना भी अनुच्छेद है ये सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 में 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है, ठीक है, किसका सुमेल सही है? तो अनुच्छेद 17 ये तो गलत हो गया आपका पहले ही, न्याय के समक्ष समानता ये तो गलत है। 78 में संसद का गठन ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 संसद से ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, तो यहाँ पे जो है हमारा केवल और केवल जो डी है वही सही है। अनुच्छेद 352 जो है ये आपातकाल स्थिति की घोषणा करने से संबंधित अनुच्छेद है, तो 352 इसका एकदम सही है आंसर। तो इस तरह से करके ये टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बिहार के हर एग्जाम में और भी विभिन्न पीसीएस एग्जाम में अलग अलग राज्य के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उसका पूरा संकलन यहाँ पे करवा दिया गया है। कहने का ये केवल 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो पूरा कंसेप्ट लगा करके ये करीब 100 क्वेश्चन बन जाता है इससे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का हमारा ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा और आगे ही आप हमें इस तरह से प्यार देते रहें कि हमेशा कुछ नया नया टॉपिक लेकर के उसका क्लियर कंसेप्ट करवाते जाएं आप लोगों के समक्ष, और आपके एग्जाम में ये लाभ पहुंचाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ पीटी एग्ज़ाम और बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम के लिए ये छात्रों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। तो इस सीरीज़ में आज इस टेस्ट में आज हम प्रमुख पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें का इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे इम्पॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ चुका है और ये संकलन किया गया है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए ये प्रश्नों का।
और इस टॉपिक से जो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में वो सभी का इसमें कलेक्शन कर दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी सब पुस्तक से किसी न किसी रूप में हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा इसका क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट है ये, पहला क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था बीपीएससी में कि मिरातुल अखबार के लेखक संपादक कौन है। ठीक है, तो उसका राजा राम मोहन राय आंसर हो जाता, लेकिन इसमें दोनों दे दिया है और तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जैसे मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में किया था? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया कि मिरातुल अखबार के प्रकाशन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी में। और राजा राम मोहन राय बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदंड मार्तंड, कानपुर से इसका प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में, गद्दर का प्रकाशन इनमें से किन भाषाओं में हुआ है? गद्दर पत्रिका का प्रकाशन किन भाषाओं में हुआ है? तो देखिए अंग्रेजी में, हिंदी में और पंजाबी में इसका प्रकाशन हुआ है, बंगाली में इसका प्रकाशन नहीं हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। कौन कौन? ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ए, बी और सी। नेक्स्ट आइए 5 नंबर क्वेश्चन में, बोला कि अल हिलाल के संपादक कौन थे? ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सोचिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल के संपादक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, बोला निम्न में से कौन भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे? तो इनमें से देखिए कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग, ये भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। और मेडकॉफ को आप लोग को पता है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए यहाँ पे सुम्मिलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में व्यक्तियों का नाम है, सूची 2 में उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है। तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका 4 हो जाएगा। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। और एम के गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी किसके लेखक हैं? तो ये हो जाएगा हिंद स्वराज के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। अब आइए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, अभी कुछ देर पहले बताया, तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। बच गया लाला लाजपत राय, तो इसका हो जाएगा 3, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के लेखक लाला लाजपत राय हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्न में कौन महात्मा गांधी की रचना नहीं है? ठीक है, तो नवजीवन जो है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। हिंदुस्तान जो है ये लिखा गया है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और हरिजन जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस तरह से नवजीवन और हरिजन जो है वो महात्मा गांधी की रचना है, और न्यू इंडिया और हिंदुस्तान जो है वो महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा इसमें नहीं लिखा गया है। कौन कौन? बी और सी। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10 नंबर में, बोला कि हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में। मूल रूप से ये गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा था, बाद में इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में। 11 बोला कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा वी डी सावरकर।
नेक्स्ट है ये 12 नंबर में। 12 नंबर बोल रहा है कि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा दास के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 13 नंबर में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में किसने अनुवाद किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रजनी कोठारी। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में। 15 में बोल रहा है कि तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया था? तो तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेजी में। और मराठी जो किया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे बोला जा रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका निकाली थी, एक मराठा और एक केसरी। तो मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में। यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में उसके करस्पॉन्डिंग लेखक के नाम है। तो सोम प्रकाश के रचयिता कौन है? सोम प्रकाश पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ईश्वर चंद विद्यासागर। और यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया लेखक जो है महात्मा गांधी हैं, ठीक है। और कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ हो जाएगा वो एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया हो जाएगा, याद रखिएगा दोनों जो है वो एनी बेसेंट का हो जाएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगर यंग लगा रहेगा तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। अब बच गया बंगाली, तो बंगाली के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है कि द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, पूरा भारत में प्रेस का विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे भारत में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और ये हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा। बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक हैं और कविता भी लिखते हैं, ठीक है। इनका बहुत नाम है फैज़ अहमद फैज़ का। और हाल ही में इनका जो एक कविता था देखेंगे जालिम कुछ करके था, ये भी चर्चा में रहा था, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में गाया जा रहा था, तो इसके विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो इस वजह से ये चर्चा में भी आ गए थे फैज़ अहमद फैज़। 20 नंबर में आइए। 20 नंबर में है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बीपी मेनन ने। ये भी कहीं कहीं एग्जाम में ये पूछा गया है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स बहुत ही अच्छी बुक है और ये बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया है। 21 नंबर में आइए, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? तो ये तो आप लोग को पहले से भी पता होगा, शीर्षक पुस्तिका लिखी गई है, तो ये यहाँ पे भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और यही वजह उन्होंने एक शीर्षक से पुस्तिका लिखी कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। 22 नंबर में आइए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये वाला जो है बहुत बार पूछ दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर याद नहीं हो तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है ये 24 में, भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पूछता क्या है एग्जाम में कि भारत की खोज इन्होंने किस जेल में रचना इसकी की थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जेल में रहते हुए ही भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा था।
तो ये किस जेल में रहते हुए लिखा था पूछता है, तो याद रखिएगा अहमदनगर फोर्ट जेल में इन्होंने ये पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये भी सबको पता हो गया होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो इस तरह से करके ये सारा कलेक्शन जो भी एग्जाम में पूछा गया था इससे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। और कई बार क्या होता है कि जो लेटेस्ट पुस्तक है वो भी पूछता है, वर्तमान की पुस्तकें जो चल रही होती हैं, जो वर्तमान में लिखी गई हैं, वो भी पुस्तकें पूछा जाता है। तो इस तरह से करके वो पुस्तक भी आपका है, हर बार जो करंट अफेयर्स के बुक में वो आपको मिल जाएगा। ये जो था ये पहले का जो पुस्तक है वो ये सब जो पूछते रहते हैं एग्जाम में, उसका मैंने यहाँ पे कलेक्शन जो था वो मैंने आपके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम टॉप 50 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत काल का हम लेकर के आए हैं। और दिल्ली सल्तनत काल से ये टॉप जो 50 क्वेश्चन है वो आपका सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक एक करके इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी गया था, दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। उसके बाद फिर इन्होंने अपने एक दास मलिक कफूर को सेनापति बना करके दक्षिणी भारत को विजय करने के लिए भेजा था। लेकिन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि गुलाम वंश के निम्न शासकों को सही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब मोहम्मद गोरी आया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया था गद्दी पे, तो एक पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आया था आपका यहाँ पे याद रखिएगा इल्तुतमिश से पहले, ठीक है, इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह बैठा था, और आरम शाह के बाद फिर इल्तुतमिश बैठा था, और इल्तुतमिश के बाद फिर बलबन बैठा था। तो यानी कि 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 3 नंबर में। तीसरा नंबर बोला निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक को। इसके जन सहयोगी कार्य को देखते हुए इसे मध्यकालीन का भारत का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो देखिए चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। याद रखिएगा किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 5वां नंबर में आइए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, आप लोग सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में। 6 में बोल रहा है कि गुलरुखी, यहाँ पे गुलरुखी होगा, गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था। तो 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र देव था। 8वां नंबर में आइए, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फिरोज शाह तुगलक था वो जन सहयोगी कार्य बहुत सारा किया था। ठीक है, इसीलिए इसको मध्यकालीन का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोल रहा है
कि किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बोला तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1398 ईस्वी में। और तैमूर लंग के आक्रमण के कारण ही सल्तनत काल का पतन होना शुरुआत हो गया, यानी कि उसका मतलब तैमूर लंग के बाद ही पतन होना शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत का। 12 नंबर में ये 12 नंबर बोल रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? यहाँ पे देखिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी था। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर बोल रहा है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 14 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो 14 का देखिए देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया, सही है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, ये भी सही है। देखिए जजिया कर की जो शुरुआत थी वो मोहम्मद बिन कासिम के समय ही शुरुआत कर दी गई थी, तो ऑप्शन 20 का सही है। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है, सी भी सही है। और डी पूछ बोल रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि गलत है। देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक ऐसे गजनवी था, लेकिन अगर सल्तनत काल में पूछेगा तो इल्तुतमिश था। तो डी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए यहाँ पे मिलान करना है आपको 15 नंबर में, तो 15 में यहाँ पे मिलान कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलान करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। तो किताब उल यामिनी किसने लिखा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे उत्बी, तो ए का 2 सही हो जाएगा। शाहनामा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तहकीक ए हिंद, इसके जो लेखक हैं अलबरूनी हो जाएंगे, तो इसका 1 हो जाएगा। और चचनामा जो हो जाएगा, वो चचनामा के लेखक जो हैं वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अली कुफ़ी। और अली कुफ़ी को ही अली अहमद भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। चचनामा के जो लेखक हैं वो है अली कुफ़ी या फिर अली अहमद। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर मैच हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो आप लोग बताएं इसका आंसर कि कौन सा सुमलित नहीं होगा। तो इसका जो सही है देख लीजिए, सबसे पहले एक एक करके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, सही है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ये भी सही है। इसमें भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ऑप्शन सी है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, ये भी सही है, और ये जयचंद और गौरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी जो है तराइन का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध ये लड़ा ही नहीं गया था 1193 में, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी तो इसका हो जाएगा। 17 नंबर में आइए, 17 में बोला कि निम्नलिखित में से किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो देखिए गौरी जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया अपने गुलाम को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने गुलाम को बनाया तो इल्तुतमिश था, तो इसलिए ये इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था, तो इस तरह से यहाँ पे जो इल्तुतमिश हो जाएगा गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 बोला कि लाख बख्श, पील बख्श एवं कुरान ख्वाक आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श तो आप लोग जानते होंगे, ये दोनों याद कर लीजिए, पील बख्श और कुरान ख्वाक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था, ठीक है।
नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 में बोला कि किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था। तो 19 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है, और क्या हुआ था कि सिंचाई कर लगाया गया था, ठीक है, और इसका नहरों की जो शुरुआत हो गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के समय ही हो गई थी, लेकिन जो सिंचाई कर लगाया गया था वो ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 20 नंबर में आइए, बोला निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखिए अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद फिर देखिए लाल सीरी का किला जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और जमायत खाना मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। केवल लाल महल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण नहीं करवाया गया था। लाल महल का जो निर्माण है वो बलबन के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, दिल्ली सल्तनत का एक महाशासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई है। तो 21 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत काल का यही एक महाशासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई थी, बाकी किसी शासक का मृत्यु युद्ध के दौरान नहीं हुई थी। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में। 23 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसरुद्दीन मोहम्मद। 24 नंबर में आइए, बोल रहा है कि एक मिनट, हाँ 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो 24 का देखिए, किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो अल बुरूनी है और इन्होंने अरबी भाषा में इसको लिखा था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 25 में, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो गुलाम वंश का जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है ये 26 में, बोला दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 26 का आप लोग नोट कर लें। ऑप्शन ए हो जाएगा बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा लोदी वंश। ये जो थे ये अफगान मुसलमान जो थे वही लोदी वंश की संस्थापना किए थे। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लें। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए। दूसरा बोला कि इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन जो है वो सही है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जो हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा जो कथन है वो गलत है। इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, बोला कि दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ऑप्शन सी। पूछता है कभी कभी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये दिल्ली में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है ये 30 नंबर, इसको याद कर लीजिएगा, उलुग खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी। तो 30 का इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन को। उलुग खां की उपाधि बलबन को प्रदान की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 30 का आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ये 31 नंबर, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है कि आरिज मुमालिक, जैसे एक प्रधान जो पद होता है उसका है, और ये किस से संबंधित है उसका यहाँ पे सूची 2 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आरिज मुमालिक, ठीक है, तो आरिज मुमालिक जो हो जाएगा वो है सैन्य विभाग से, सैन्य विभाग के प्रधान को आरिज मुमालिक कहा जाता था। तो ए का 4 हो जाएगा।
उसके बाद आइए बरीद ए मुवालिक, ये बरीद ए मुवालिक हो जाएगा, ठीक है। तो बरीद ए मुवालिक जो था इसका हो जाएगा गुप्तचर विभाग के प्रधान को ये कहा जाता था। तो 2 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। काजी उल कुजात जो है वो यहाँ पे हो जाएगा न्याय विभाग का प्रधान, और सद्र उस सुदूर जो है वो धर्म विभाग का प्रधान हो जाएगा, यानी 4 का 1, यानी 1 का 1 जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 2 1। तो 4 3 2 1 किसके में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है, तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, 33 में यहाँ पे बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके कथन। पहला बोला उसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि प्रदान की, सही है। दूसरा बोला अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में घर कर एवं चराई कर लगाया, ये भी सही है। अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए, ये भी सही है। और इक्ता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, ये भी सही है। यानी कि इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, 35 में बोला कि निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है, ठीक है। तो 35 में कौन सुमलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 56 कोट दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक किया है, ये सही है। हौज शमसी का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने किया, सही है। हौज खास का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ये भी सही है। ये आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक किया, ये गलत है। आदिलाबाद का किला जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट है ये 36 में, बोला फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक का संबंध किससे है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा पेंशन से ये संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 37 में, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सुम्मिलित करें। यहाँ पे कर है, ठीक है, और उसके बाद इस कर को किससे लिया जाता था वो संबंधित सूची 2 में दिया गया है। तो ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उस्र कर जो है, याद रखिएगा, उस्र कर जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो 1 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और खराज देखिए, खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो 2 का 1 हो जाएगा, ठीक। अब आइए जजिया, तो जजिया क्या था, तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो 3 का आपका हो जाएगा 4। और जकात क्या था, तो जकात जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो 4 का हो जाएगा 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, बोल रहा है कि कौन निम्न में से सुम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी तबकात ए नासिरी। ये जो है इसके जो लेखक अमीर खुसरो नहीं है, इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के जो लेखक हैं वो मिनहाज उस सिराज हैं। बाकी इसमें सभी जो कथन दिया गया है बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर में, यहाँ पे विभाग है उससे संबंधित क्षेत्र है, मिलान करना है। तो दीवान को ही आप लोग जानते होंगे कृषि विभाग। दीवान अर्ज जो है, तो दीवान अर्ज आप लोग का अच्छा, दीवान को ही जो कृषि विभाग था वो किसने बनवाया था, तो ये MBT के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आइए दीवान ए अर्ज, तो दीवान अर्ज जो हो जाएगा वो सैन्य विभाग था, और ये किसने बनाया था, तो दीवान अर्ज जो था वो बलबन ने बनाया था। नेक्स्ट है ये दीवान ए मुस्तखराज, तो दीवान जो मुस्तखराज है ये वित्त विभाग हो जाएगा। और उसके बाद जो बच गया दीवान ए ईसा, तो दीवान ए ईसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्राचार विभाग। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन बर्नी ने किस शासक के संबंध में कहा है, तो 40 ये इंपॉर्टेंट है।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ये कथन बर्नी ने कहा था। ठीक है, 41 नंबर में आइए, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिकंदर लोदी के संबंध में तो 41 का यहाँ पे देख लें। आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने, सही है। ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया, ये भी सही है। ताजिया निकालना प्रारंभ करवाया, ये गलत है। इसने ताजिया प्रारंभ नहीं बल्कि बंद करवाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ये गलत है। सिकंदर ए सानी की उपाधि जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने धरा था। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो 3 और 4 असत्य है। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में बोल रहा है, चलिए 42 में बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई? तो 42 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बदायूनी ने। 43 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो कौन सुमलित नहीं है? तो देखिए, गाजी जो है उपाधि ये गयासुद्दीन तुगलक ने धारण किया था। यामनी उल खलीफा ये इल्तुतमिश नहीं था, बल्कि ये जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि धारण किया था, यामुनी उल खलीफा का। तो ऑप्शन बी ही जो है वो गलत है। 44 में आइए, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 44 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा को खुश करने के लिए सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आइए 45 में, किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है? तो 45 का ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। तो ये सब आप लोग का कथन भी है, याद किया कीजिए कि ये सब, क्योंकि ये सब बहुत प्रचलित कथन है। ठीक है, 46 नंबर में ये, राणा कुंभा द्वारा कृति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। 46 नंबर का, राणा कुंभा द्वारा कृति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो देखिए, इसमें से बहुत सारे अधिकतर जो स्टूडेंट है वो आंसर मार देते हैं बिना सोचे समझे चित्तौड़, जो कि चित्तौड़ गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया है? तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिर्ज खां, और ये सैयद वंश का है। ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर में ये, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन कौन से शहर बनाए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, जौनपुर बनाया गया है, फतेहाबाद बनाया गया है, फिरोजपुर बताया गया है और हिसार भी बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 नंबर बोल रहा है कि राजमुंदरी के अभिलेखों में किस शासक को विश्व का खान कहा गया है? तो 49 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 50 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिए, सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई, सही है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था, ये भी सही है। सर्वप्रथम सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया, ये भी सही है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है। सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब सर झुकाना, पाबोस मतलब उसके पैर को चूमना था। ठीक है, तो ये जो था प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, बलबन के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे डी ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरह से करके दिल्ली सल्तनत का जो टॉप 50 क्वेश्चन था वो हम जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था वो मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे टॉप क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th BPSC CDPO के लिए जो आगामी PT का एग्ज़ाम होने वाला है
उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे बिहार का जीके जीएस, और इस टेस्ट में हम कवर करेंगे बिहार का जीके जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ पे बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी इसमें करंट अफेयर्स रहेगा। तो ये 2 टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, और ये 2 टॉपिक से, एक करंट अफेयर्स से और बिहार से, करीब मिलाकर के आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है। और हम कोशिश करेंगे कि उसमें से करीब करीब हमारा जो ये गेस क्वेश्चन रहेगा, इसमें से करीब करीब आपका 10 से 12 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हम न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, और ये जो न्यू सीरीज़ है विभिन्न टेस्ट सीरीज़ों में, जैसे दृष्टि हो गया, आस्था हो गया, परफेक्शन हो गया, मेधा हो गया, और भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, उसमें से बिहार और करंट का जो है टॉप क्वेश्चन वो मैं सेलेक्ट करके आप लोग को डेली कुछ ना कुछ न्यू टेस्ट सीरीज़ करवाने का कोशिश करूँगा, जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा, और ये एकदम 2 टॉपिक रहेगा, बिहार जीके जीएस और करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप लोग हमारे इस वीडियो को, इस टेस्ट को प्यार दें, ताकि मैं और भी अच्छे से और भी अच्छा सा डाटा संकलन करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, और एग्ज़ाम में आप लोगों का सामान्य रूप से लाभ हो सके। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर है, तो यहाँ पे जो जिस सेट का मैंने लिया है उसमें से 73 से ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पे लगभग टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा, और मैं 35 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर आपको पसंद नहीं आए तो कृपया करके आप चैनल को आप छोड़ सकते हैं, अगर पसंद नहीं आने पे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए यहाँ का क्वेश्चन ही आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन हाँ ठीक है क्या है। आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का सेट मारे होंगे, तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम आ रहा होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है, उसी पैटर्न पे मैंने इसमें क्वेश्चन वगैरह का देख करके तैयार मतलब संकलन किया है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 73 नंबर में है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे आप लोग डेट वाइज छोटा वाला भी डेट याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जून 1857 को बिहार में क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे जो था, ये शुरुआत जो हुई थी तत्कालीन देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। देवघर जिला अब आपका झारखंड में चला गया है, और यहाँ पे देवघर जिले में रोहिणी नामक गांव में यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेसी का हत्या कर दिया गया, और अन्य एक अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड दे दिया, और यहाँ पे जो क्रांति हुई थी उसे दबा दिया गया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 को। और बिहार की जो रोहिणी नामक है, वहाँ पे किस रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और वहाँ के सैनिकों ने, 3 सैनिकों ने किस मेजर को हत्या कर दी थी, किस अंग्रेज मेजर की हत्या कर दी थी? तो उसका नाम है नॉर्मन लेसी। नेक्स्ट है ये 74 में, बुरा बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान 16 फरवरी 1919 को पटना में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन इमाम। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक से शुरू हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है ये 75 में, बोल रहा है कि मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किसकी दी हुई जमीन पर की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 1-2 बार पूछ चुका है, तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, खैरू मियाँ की ज़मीन थी। ठीक है, और खैरू मियाँ की ज़मीन ही पर ही मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की, जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। अब आगे चलकर यह बिहार कांग्रेस समिति का कार्यालय बन गया है। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, यहाँ पे देखिए 76 में बोल रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ठीक है, और इसी समिति में रेवती नाग के एक व्यक्ति थे जो भागलपुर में, और एक यदुनाथ सरकार के नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट है ये 77 में,
बोल रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार में ऑप्शन सी हो जाएगा सिवान जिले में। और अगर स्पेसिफिक क्षेत्र पूछता है तो फिर सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था, जीरादेई नामक। और अगर पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो पूरा डेट बताइए। तो इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 2 दिसंबर 1884 को हुआ था। नेक्स्ट आइए 78 में। बोला कौन सी नई टीम आईपीएल 2022 की हिस्सा होगी? तो आईपीएल 2022 का कौन से हिस्सा होगी? तो यहाँ पे 2 टीम है, अहमदाबाद और लखनऊ। तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। तो अब बताइए कि टोटल टीम कितनी हो गई है? तो टोटल टीम अब 10 हो गई है। नेक्स्ट आइए 79 में। बोला वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? तो 2024 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 79 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उष्ण गण इसका इंग्लिश क्या होता है? तो ये होता है कैमेलिड्स, CAMELIDS। ठीक है, कैमेलिड्स। और इससे पहले 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो 2023 को याद रखिए, 2023 को क्या घोषित किया गया है? तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2024 को तो उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 80 नंबर में आइए। बुरा पूरे दुनिया में टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। तो पूरे दुनिया में यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो इसका याद रख लें आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल 2021 के बीच। और यह जनरली कोविड टीकाकरण को जोड़ देते हुए ये टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। बोला रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि में ये शुरुआत इसकी हुई। नेक्स्ट आइए 82 में। बोला इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? अब ये कोरोना वायरस मत समझ लीजिएगा, ये सूर्य का कोरोना होता है। ठीक है, जो किनारे किनारे उसका जो रोशनी होती है वही उसको कोरोना कहा जाता है। तो सूर्य की कोरोना को छुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ग सोलर प्रोब, जो कि नासा के तरफ से भेजा गया था। और ये 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में इसको सफलतापूर्वक प्रवेश करके उड़ान भरी। नेक्स्ट आइए 83 में। बोला 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? नौसेना अभ्यास, नौसेना मतलब होता है समुद्री नौसेना। ठीक है, तो याद रखिएगा 83 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कारपेट। नेक्स्ट आइए 84 में। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग पहले स्वयं से इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, उसके बाद आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना आंसर और एक्सप्लेनेशन मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 84 में है कि कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। ठीक है, याद रखिएगा अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की योजना है कि $1 अरब के बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से जो पैसा है उसके साथ दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाना है। नेक्स्ट आई 85 में निम्नलिखित में से किसने हाल ही में समाप्त हुए T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा डेविड वार्नर ने। और इसने पूरे इस T20 वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में कुल 289 रन बनाए थे। नेक्स्ट आई 86 में। बोरा अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF, ठीक है, IWLF को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है अक्टूबर 2021 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहदेव यादव को।
नेक्स्ट आइए 87 में बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आइए 88 में समृद्ध कार्यक्रम, समृद्ध प्रोग्राम जो है निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 88 का ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पाद नवाचार, विकास व वृद्धि के लिए समृद्ध कार्यक्रम स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी कि समृद्ध का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आइए 89 में क्या बोल रहा है कि किसने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। किसने लिखा ये नहीं पूछ रहा है, किसने विमोचन किया है। तो अगर विमोचन पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। और अगर इसके लेखक पूछेगा तो इसके लेखक जो हैं वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया है, निर्णय ले लिया है। और ये कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 91 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है और संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनने का इन्हें अवसर मिला है। ये जनरेशन इक्वलिटी के तहत इनका यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 92 में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद SCO की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 नंबर, एकदम इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए कि SCO यानी कि संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई है वो किसकी अध्यक्षता में हुई है और कहाँ हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है और ये तजाकिस्तान में ही हुआ है और ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है और तजाकिस्तान की राजधानी ये दुशांबे में हुआ है। तो याद रखिएगा ये ऑनलाइन डिजिटल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। और इसकी एक प्रमुख जो घटना है वो ये है कि इस संगठन में ईरान को 9वां यानी कि 9th पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 93 में जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का ये रिपोर्ट जारी किया गया है जनवरी 2021 में। तो याद कर लें सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। करीब 35 लाख के आसपास यहाँ पे भारतीय प्रवासी हैं संयुक्त अरब अमीरात में। ये पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है। यहाँ पे करीब 27 लाख के आसपास प्रवासी भारतीय हैं। नेक्स्ट आइए 94 में बोल रहा है कि भूटान ने निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। कौन सा पुरस्कार, तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नगदक पेलजी खोरले। ये दिया गया है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को। और ये जो दिया गया है वो दिया गया है क्यों, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 महामारी के समय में भारत के बिना शर्त समर्थन के लिए ये भूटान ने ये पुरस्कार दिया है, ये सम्मान दिया है। पुरस्कार नहीं कहें, इसे सम्मान कहा जाता है। 95 नंबर में आइए, डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी किस देश को पहली हिंदू सिविल सेवक बन गई हैं। यानी कि कौन ऐसी डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी जो हैं वो किस देश की हिंदू वोमेन सिविल सर्वेंट बन गई हैं। तो ये पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान की ये पहली ऐसी हिंदू महिला है जो सिविल सर्वेंट बनी है पाकिस्तान में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा नाम डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी।
नेक्स्ट आइए 96 में अक्टूबर 2021 में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव क्या है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए 97 में। 97 में यहाँ पे बोल रहा है कि किस देश में बढ़ी अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा अफगानिस्तान पर। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोल रहा है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि शॉर्ट में इसको लिखा जाता है EIU, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भारत की राजधानी नई दिल्ली का स्थान कितना है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 98 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 48वां इसका स्थान है। और कितने शहरों में? इस सूचकांक में टोटल 60 शहरों को शामिल किया गया था, 60। तो 60 में से जो है वो दिल्ली का जो स्थान है वो 48वां है। और याद रख लेंगे, ये 60 शहर में से 2 जो राजधानी है वो शामिल किया गया है भारत का। तो 48वें नंबर पे है आपका दिल्ली और 50वें नंबर पे है मुंबई, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित पहले नंबर पे कौन सा राजधानी है? तो ये कोपेनहेगन हो जाएगा, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और पूछेगा सबसे अंतिम शहर, दुनिया का सबसे अंतिम सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका यंगून, म्यांमार की राजधानी यंगून। नेक्स्ट आइए 99 में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के रहने वाले मिथिला पेंटिंग के कलाकार को पद्मश्री प्रदान किया। वह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99 नंबर। तो बिहार के रहने वाले मिथिला पेंटिंग के कलाकार को पद्मश्री प्रदान किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नवंबर 2021 में इनको प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। और पद्मश्री की घोषणा जो की गई है वो आप लोग का उसका एक पूरा डिटेल हमने वीडियो बता दिया है कि कितने लोगों ने उसमें पुरस्कार मिला, बिहार से कितने लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे याद रख लें, ये 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कला में उनके योगदान के लिए दुलारी, यहाँ पे 99 का एक दुलारी देवी को दिया गया है, ठीक है। दुलारी देवी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 में बोल रहा है कि राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में उद्घाटन किए गए 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का विषय क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन बी, कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। और एक चीज़ और पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि इसका जो उद्घाटन किसने किया था? ये जो सम्मेलन हुआ इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटन जो किए थे वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किए थे। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में। बोल रहा है कि प्रमोद भगत को नवंबर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 101 नंबर। ये जो संबंधित है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरा बैडमिंटन से ये संबंधित हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, पैरा बैडमिंटन से प्रमोद भगत जो हैं वो संबंधित हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में। तो बिहार की ये वैशाली जिला से संबंधित हैं। नेक्स्ट आइए 102 नंबर में। 102 नंबर जो बोल रहा है वो बोल रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 102 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 79 रैंक है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में 139 देशों में भारत का जो स्थान है वो 79 है। नेक्स्ट आइए 103 में। बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के पुलिस स्टेशन 2021 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है?
तो 103 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अरवल जिला है वो। और अरवल जिला के कौन सा पुलिस स्टेशन, तो अरवल जिले के रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन को, पूरा नाम याद रखिएगा, रामपुर चौराम, ठीक है, रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन को, ठीक है। 104 में आइए अब। 104 बोल रहा है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, DRDO के द्वारा इसे किया गया है 20 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट आइए 105 में। 105 बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल पर सहयोग के संबंध में भारत और किस देश के बीच एक समझौते की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के साथ। और जो कोकिंग कोल है उसके बारे में है कि भारत की कोकिंग कोल की लगभग 85% जो मांग है वो आयात के जरिए पूरा होता है। यानी कि कोकिंग कोल के मामले में भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, 85% बाहर दूसरी देशों से आयात करता है भारत कोकिंग कोल। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में। बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार स्वामित्व योजना को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया जाना है। यह योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 106 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संपत्ति से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों की योजना में संचार प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और का मानचित्रण वहां पे सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके अनुसार वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो संपत्ति हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्वामित्व का, ठीक है। नेक्स्ट आइए 107 में। 107 में क्या बोल रहा है? हाँ, 107 में बोल रहा है कि भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप परास निम्न में से क्या है? मतलब कहने का मतलब जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है कोविशील्ड और वैक्सीन, उसको जो जैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट या उसको संग्रहित यानी भंडार करने के लिए कितना टेम्परेचर के में उसको रखा जाना पड़ता है, उसका जो कोविशील्ड का जो टीका है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसके टीका को भंडारण किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में। बोला किस राज्य के द्वारा आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरण्य योजना चलाया जा रहा है? ये आयुष आधारित है और पूछ सकता है कि देवरण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना है। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में। बोल रहा है 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये याद कर लें, ऑप्शन सी हो जाएगा, मारिया रेसा को दिया गया है। तो इस तरह से करके बिहार और हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टेस्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में।